ईरान का सबसे मॉडर्न जंगी जहाज जिसका 24 घंटे पहले भारत में स्वागत हो रहा था, वो समंदर की गहराइयों में दफन हो चुका है और इसके साथ ही 100 से अधिक ईरानी नौसैनिकों की जल समाधि बन गई है। जो मुझे तशवीश है इस वक्त सबसे ज्यादा वो ये है मैडम कि जब हम पे हमला होगा तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक बार फिर उसका हिस्सा बन जाए और अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हम ईरान से पंगे ले बैठे या ईरान को नाराज कर बैठे, क्योंकि ईरान इस वक्त जिस तरह से अटैक कर रहा है, जिस तरह के मूड में है। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ईरान ने एक और नेटो देश तुर्की को पहली बार टारगेट पर लिया। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा दुख हो रहा है पूरे मुस्लिम उम्मा को जब हम देखते हैं अगर ईरान ने बदला लेने के लिए होर्मुज को बंद कर दिया तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, हमारे और आपके घरों की गाड़ी का पहिया और घर का चूल्हा भी रुक जाएगा। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतों में कितना इजाफा हो सकता है और कौन कौन से ममालिक इससे मुतासिर हो सकते हैं? देखिए, थर्ड वर्ल्ड तो बहुत ज्यादा मुतासर होगा क्योंकि अमेरिका के पास तो अपने तेल की सप्लाईज है। चाइना मुतासर हो सकता है थोड़ा बहुत। पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा मुतासर होगा बिकॉज तेल की कीमत जो है कम से कम $10-20 बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त बेहद अहम समुद्री रास्ते पर टिकी है जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सकरात समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत के लिए ये रास्ता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के लिए कुल कच्चे तेल का आयात लगभग 40% इसे हिस्से से होता है। ऐसे में अगर यहाँ किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होती है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। फ्यूल के बारे में हर कोई बात कर रहा है, तो रशिया ने कहा है कि वो तैयार है इंडिया के साथ एनर्जी सप्लाईज के लिए। आज $82 क्रूड ऑयल जो है वो आज मार्केट के अंदर बिक रहा है। $82 तकरीबन $10 जंप किया है जब से ये जंग शुरू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस करीब 9.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल भारत को भेजने के लिए तैयार है ताकि भारत को संभावित तेल संकट से बचाया जा सके। दरअसल जी पाकिस्तान के पास जो ऑयल है या जो फ्यूल का जखीरा है वो तकरीबन वो रिजर्व जो है वो सिर्फ एक मंथ के हैं, यानी समझे 28 डेज के। तो 28 डेज के बाद अगर कोई तरीका ऐसा नहीं निकला या 28 डेज से पहले अगर ये लड़ाई झगड़ा खत्म ना हुआ तो पाकिस्तान किसी मुश्किल में जा सकता है। पाकिस्तान के पास फ्यूल नहीं होगा। क्या हम इस खतरे से आगाह नहीं है? लेकिन जरूरी है कि लूज कैनन बनकर आप मुझे मार कर। और मुझे ये फिक्र है कि ये इंडिया ये ना समझे कि ये बड़ा अच्छा मौका है। इजराइल भी आ गया साथ, अमेरिका भी पीछे चुप करके, और ये कोई हमारे साथ ना कोई पंगा ले ले। 50% ऑयल जो इंडिया लेता है वहाँ जो हॉर्मुज से गुजर रहा है उनको टाइट हो जाएगा। वो तो पहले कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल लेंगे दोबारा, क्योंकि उनके पास चॉइस मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई रुकती है तो भारत को कुछ ही हफ्तों के भीतर रूस से अतिरिक्त तेल मिल सकता है। That's according to the Defense Ministry. The incident marks the first time that a country like Turkey has received Iranian missile fire. How significant is that? I mean, we're talking about the first time that they've seen that. एक तो जो इंडियन एयरफोर्स ने नोटाम इशू किया 5 से 12 मार्च तक, वो अपने साउथ की तरफ जो बॉर्डर है उसके ऊपर अब अपनी इनकी एयरफोर्स को एक्सरसाइज करने जा रही है। मैं समझता हूँ जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को एहसास होना चाहिए, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है। लोग कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान की बारी है। ये तो कंडेमनेबल है। अगर उन्होंने वो बात की है तो उसको तो कोई भी जी शऊर जो है अप्रिशिएट नहीं कर सकता और सही मानों में कंडेम करना चाहिए। ईरान ने हमले के लिए अब नया टारगेट चुन लिया है। तुर्की ने खुलासा किया है कि उसने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। दूसरा मैं ये कहना ये चाहूंगा, कहते हैं इजराइल अटैक करेगा पाकिस्तान को, लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल के जहाज तो ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं और हमारे बॉर्डर पे आ चुके हैं और नेतन्याहू कह चुका है ईरान के बाद पाकिस्तान। क्या वजह है हम इतने कमजोर पड़ गए एज मुस्लिम? साथ ही साथ अगर ईरान वाला फ्रंट भी हमने खोल लिया और भारत के साथ तो वैसे ही आपको पता है कि हमारा हर वक्त का झगड़ा रहता है। They should tell us what is the meaning of all this, because मुझे तो ये बड़ी खतरनाक बात लग रही है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो सिचुएशन पैदा होगी रिपब्लिकन पार्टी का कोई ये इलेक्शन में कोई बात रह गई है? महंगाई है तो टॉप पे है, टैरिफ है तो है। अब देखिए ना, एक तो दफा इंटरनल अमेरिका आइस को अनलीश कर दिया, क्या क्या किया, पहले टैरिफ वॉर शुरू कर दी, अब एनर्जी की सप्लाई चेन दुनिया को रोक दी। तो ये क्या मतलब, क्या दुनिया क्या सोच रही है वहां पे? चीमा साहब, महंगाई के हवाले से बात करना चाहूंगा। वैसे महंगाई के अलावा महंगाई बिल्कुल इस पर नंबर 1 इशू है अमेरिका का, लेकिन देखें ना अल्टीमेटली इसमें बड़ी स्मार्टनेस की गई है चीमा साहब के। ईरान के हमले से पहले वेनेजुएला को टेक ओवर किया गया। आज $82 क्रूड ऑयल जो है वो आज मार्केट के अंदर बिक रहा है। $82 तकरीबन $10 जंप किया है जब से ये जंग शुरू हुई, और अगर ये ज्यादा थोड़ा ड्रैग करेगा इजीली $100 में जाएगा। लेकिन अमेरिका अपना तेल कहां से ले रहा है? वेनेजुएला से $40 पर बैरल। चीमा साहब, 50% ऑयल जो इंडिया लेता है वहां जो हॉर्मुज से गुजर रहा है उनको टाइट हो जाएगा। वो तो पहले कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल लेंगे दोबारा, क्योंकि उनके पास चॉइस मौजूद नहीं है। दूसरा इसका बड़ा क्वेश्चन ये आता है चीमा साहब कि अगर 2.5 साल के बाद फिर दोबारा डेमोक्रेट आ जाते हैं जिन्होंने कंटेनरों में पैसे भर के ईरान को दिए थे, आ जाएंगे तो फिर इस सारे ऑपरेशन में क्या? दूसरा जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया इस वक्त चीमा साहब, चाइना और रशिया आज कहाँ है? वो गुम हो गए ने, खड़ाच गए ने, दुनिया के हैंड भी कि नहीं है, कोई समझ नहीं आ।
जंग के हवाले से चीमा साहब, जिस तरह मैं बल्कि एक और आज जो मैं रिसर्च कर रहा था इस चीज के ऊपर, लोग कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान की बारी है। दूसरा मैं ये कहना ये चाहूंगा, कहते हैं इजराइल अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी असेसमेंट है चीमा साहब, दिस इज जस्ट अ फाइट फॉर द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और दूसरा वहां पे अपनी मर्जी का बंदा बैठा के उस पैसेज को कंट्रोल करना है। मेरी नजर में तेल को कंट्रोल करना इज नॉट कि वो वहां पे आके तो खुद, अब वो दौर नहीं है कि आप जो लोकल लोगों की मर्जी के बगैर। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब, वियतनाम के ऊपर एक छोटा सा कंट्री है, हर 8 मिनट के बाद अमेरिकन वहां बॉम्ब करते थे जब उन्होंने कैलकुलेशन करी। वहां उस पर वो कब्जा कर पाए? एब्सोल्युटली नॉट। आज उनके कैपिटल सिटी का नाम है होचिमन सिटी, और जनरल होचिमन। मैंने बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी है जनरल होचिमन की, किस तरीके से वो अंडरग्राउंड छुपते थे, क्या करते थे, नीचे सांस किस तरह लेते थे, फिर वो जंगलों के अंदर से किस तरीके से असला फ्रंट पे लेके शिप करते थे, किस तरीके से अमेरिकन को ट्रैप करते थे। क्या वहां पे अमेरिका फतह हासिल कर पाया? उनके पास कौन सा असला था? कोई असला नहीं था। लोकल लोगों की सपोर्ट के बगैर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गवर्न एनीथिंग। एक नया खबर सामने आ रही है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम शायद बूट्स ऑन द ग्राउंड शायद ले जाए, लेकिन मेरा ख्याल है वो सिर्फ एक नेगोशिएशन टैक्टिक के लिए, प्रेशर मजीद क्रिएट करने के लिए। मेरा ख्याल इट इज इम्पॉसिबल। ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, ना ऐसा हो सकता है। और वेनेजुएला में तो हिट एंड रन था ना, अंदर घुस के उठा के भागा, वहां पे बैठा नहीं जा सकता। तो ये 3-4 चीजें इस वक्त नई सामने आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ना इसको जंग का कोई फ्यूचर है, ना रजीम चेंज का कोई फ्यूचर है। और मेरा मकसद है, कल किसी ने पूछा है डोनाल्ड ट्रम्प साहब से कि आप नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन करूं किसके साथ? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन कि वो किससे करें। देखिए ना, अभी तक तो आयतुल्ला सुना है, जो अभी तक तो उसकी अभी तक उनका अपॉइंटेड अभी तक बने नहीं है, वो जो उन्होंने आयतुल्ला ने अपना। लेकिन ये कि चीमा साहब वाकई ही एक केयास है। दूसरा इशू किनको आएगा? चाइनीज को आएगा। तीसरा आपको पाकिस्तान को भी इशू आएगा। भारत के अंदर महंगा होगा। एलएनजी बंद कर दी कतर ने, तो एलएनजी महंगी हो जाएगी वहां भारत के अंदर। आपके पास तो पर चले फिर सुई गैस है, आप वहां से गैस निकाल लेते। तो इन्फ्लेशन को रोकने की सद्देबाब किया अमेरिका ने। उन्हें पता था कि हम ईरान में जाएंगे तो ये इन्फ्लेशन का क्या करेंगे, तेल का क्या करेंगे, तो उसका बंदोबस्त इन्होंने किया है। लेकिन चीमा साहब, दूसरी आपको बात अर्ज करना चाहिए, मैं बहसी थे रिपब्लिकन, पहले भी हम लोग यहाँ परेशान थे रिपब्लिकन के मिड टर्म इलेक्शन नहीं जीते। उसकी वजह कई और वजूहत थी, उसमें से ये जंग नहीं है। जंग तो एक लास्ट पीस है ना, आप जिसको ऐड कर रहे हैं चीमा साहब। उससे जिस आपने खुद आपने कहा आइस के हवाले से और महंगाई के हवाले से, चीमा साहब एवरेज अमेरिकन वर्किंग टू जॉब्स टू मेक मनी। मैं जिस स्टेट में चीमा साहब बैठा हूँ, यहाँ पे कहते हैं गुजारा करने के लिए आपको $1 लाख सालाना इनकम हो तो आप यू कैन सर्वाइव। $1 लाख चीमा साहब बहुत बड़ी रकम होती है। उसमें से 35% तो सीधा गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है, तो $65,000 यू नीड टू सर्वाइव इन दिस स्टेट। और पॉवर्टी लाइन पता चीमा साहब क्या है? 22,000 है या 24,000। तो दर हकीकत ये और ये इन्फ्लेशन, इसका डोनाल्ड ट्रम्प हैज नथिंग टू डू विद इट। बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कमजोरी ये है कि कौम को ये नहीं बता पा रहे कि इस इन्फ्लेशन में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो बाइडेन के दौर की शुरू हुई थी, और वाकई शुरू हुई थी, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से इस इन्फ्लेशन का हार जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के गले में डाल दी और उसको गले से निकाल। जब टैरिफ लगाएंगे, मुझे बात बताएं। अब जस्ट सिंपल एक सवाल का जवाब दें। जब टैरिफ लगा दिया तो वो पेमेंट तो आप लोगों ने करनी है ना, तो इन्फ्लेशन तो फिर आपने खुद बढ़ाई है। अब आप कह रहे हैं उसका असर साल बाद पता लगेगा, 6 महीने बाद पता लगेगा। लोगों को तो आज अंडे लेने हैं ना। राइट पॉइंट। देखो अंडों की बात की, अंडे बड़े महंगे भी हो चुके, मिल भी नहीं रहे, सबसे बड़ी बात है। मजाक सोच रहा है। लेकिन ये कि अल्टीमेटली चीमा साहब ये वाकई ही मुश्किल है। इसमें कोई शायद हम पहले ही, इस जंग से पहले भी वी वर थिंकिंग अबाउट, हम रिपब्लिकन सोच में थे कि मिड टर्म इलेक्शन जीतनी पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगा। और बल्कि सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी ऐसी पार्टी है, मैं तो बड़े अरसे से इसके अंदर हूँ, ये इकट्ठे नहीं होते। पार्टी के अंदर क्राइसिस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। इसके अंदर लीडर बहुत ज्यादा है, वर्कर बहुत ज्यादा कम है। डेमोक्रेट पार्टी जो भूखे बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कहाँ जी में इकट्ठे नहीं हो जाते जी, भूखा बंदा होता है ना, वो फौरन इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अन्य दिन पूछा 2 ने के 4 रोटियां, और 4 रोटियां देके फौरन इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी में ज्यादातर लोग ज्यादातर पढ़े लिखे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो हर एक चौधरी ज्यादा इकट्ठे करने मुश्किल होते हैं, जो हर दूसरा बंदे चौधरी। तो ये मैंने देखा है इस चीज का, ये इशू है रिपब्लिकन पार्टी को। इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड और इकट्ठे नहीं होते। जिस तरह अगले दिन वेनेजुएला के बाद जब कांग्रेस में आए हैं, उन्होंने बिल पेश किया है कि इस वेनेजुएला के बारे में, तो 5 रिपब्लिकन सेनेटर छोड़ के डेमोक्रेट पार्टी के पास साइड पे चले गए।
इनके बारे में पाकिस्तान को अगर हम ले तो पाकिस्तान में इस तरह की न्यूज है कि जी पाकिस्तान को लेकर कई जगह पर ये बात की जा रही है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका को पाकिस्तान जो है, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान जो है वो एयर स्पेस दे दे, जैसे कि पहले भी दिया गया था जिस वक्त के पाक अफगान या कह लीजिए अमेरिका अफगान वॉर चल रही थी और हम खामाखाही में उसका हिस्सा बन गए थे। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक बार फिर उसका हिस्सा बन जाए और अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हम ईरान से पंगे ले बैठे या ईरान को नाराज कर बैठे, क्योंकि ईरान इस वक्त जिस तरह से अटैक कर रहा है, जिस तरह के मूड में है, उससे लगता नहीं कि ईरान जो है किसी जगह पर भी अमेरिका से दबने वाला या अमेरिका से डरने वाला है। तो पाकिस्तान को जरूर सोच समझकर ही अपने तमाम फैसले करने होंगे। और जहां तक भारत की बात है तो भारत के बारे में जो खबर चल रही है अभी तक बहरहाल कहीं से भी उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है मुसलसल बता रहा है। लेकिन बहरहाल ईरान के साथ भी जो टर्म्स है भारत के वो काफी अच्छे हैं। चाबहार पोर्ट पर काम भी किया जा रहा है और ईरान के साथ उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो लगता तो नहीं कि जो किसी पराई वॉर में, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि किसी दूसरे की जंग में भारत को हमने से पहले पढ़ते हुए नहीं देखा, तो ये पाकिस्तान का जरूर एक अंदाज रहा है कि हम दूसरे की जंग में हिस्सा डालने के लिए पहुंच जाते हैं और उसमें यकीनन हमारे कुछ लोग जो कि ये फैसले करते हैं उनका फायदा होता है और बाकी सबका नुकसान होता है। लेकिन भारत को हमने अभी तक किसी दूसरे की जंग में इस तरीके से हिस्सा लेते हुए नहीं देखा, तो इसलिए भी इनकी बात पे पूरी तरीके से बिलीव नहीं किया जा सकता कि ये भारत के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या वो बात सही है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जरूर मुश्किल में, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान है जहां पर मुसलसल बीएलए के अटैक्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो केपीके में अगर हम जाएं तो वहां पर पाक अफगान बॉर्डर भी पूरी तरीके से एक्टिव है और वहां भी एक हंगामा और एक लड़ाई झगड़ा वहां पर चल रहा है, मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं। वहां से अफगान कह लीजिए कि टीटीपी वालों के यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स जो है मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर ईरान वाला फ्रंट भी हमने खोल लिया और भारत के साथ तो वैसे ही आपको पता है कि हमारा हर वक्त का झगड़ा रहता है, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के पास जो ऑयल है या जो फ्यूल का जखीरा है वो तकरीबन वो रिजर्व जो है वो सिर्फ एक मंथ के हैं, यानी समझे 28 डेज के। तो 28 डेज के बाद अगर कोई तरीका ऐसा नहीं निकला या 28 डेज से पहले अगर ये लड़ाई झगड़ा खत्म ना हुआ तो पाकिस्तान किसी मुश्किल में जा सकता है। पाकिस्तान के पास फ्यूल नहीं होगा तो फिर सिलसिले को कैसे चलाया जाएगा? क्या कोई ऐसा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कोई और रूट लिया जाए और उस रूट के जरिए पाकिस्तान तक जो है फ्यूल पहुंचे? लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है बल्कि पूरे ही गल्फ कंट्रीज की भी है, बाकी कंट्रीज की भी है, जिसमें यकीनन भारत भी शामिल है। और इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान को आपस में लड़ाई झगड़े के बजाय ये देखना चाहिए कि भाई अगर ईरान और इजराइल की वॉर लंबी चल गई और कोई लड़ाई जो है वो खत्म होने में नहीं आई, ऐसे में दोनों कंट्रीज अपने मुल्क को कैसे चलाएंगी? क्योंकि फ्यूल तो बहरहाल चाहिए होगा, दोनों ही कंट्री को चाहिए होगा। फ्यूल के बारे में हर कोई बात कर रहा है, तो रशिया ने कहा है कि वो तैयार है इंडिया के साथ एनर्जी सप्लाईज के लिए, और जाहिर है कि एनर्जी सप्लाई सभी को चाहिए और इसीलिए भारत भी हर तरफ जो है वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, हर एक से बात करके मेल मिला के जो है इन कामों को संभाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक हमने नहीं सुना कि जाकर किसी से बात की गई हो। ये जरूर है कि सऊदीया का नाम लिया जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने भी अभी तक किसी किस्म की हामी नहीं भरी है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिका ने ना मतलब कि ईरान का जो शिप था ना, सबसे तगड़ा शिप था भाई साहब, जो भारत की तरफ से आ रहा था ना, ठीक है, उसको मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब कि तबाह कर दिया है, ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया पूरी दुनिया में, क्योंकि भाई मतलब कि ईरान जो है ना बहुत बड़े फैसले लेने वाला है इसके बाद में, क्योंकि ईरान को आ गया बहुत ज़्यादा खुंदक। उस वजह से भाई साहब ईरान ने भी ना मतलब कि तुर्की पे भी अटैक कर दिया है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो स्टेट ऑफ हरमोज है ना, जो मतलब कि रूट है, मतलब कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है भाई साहब, एनर्जी और सिक्योरिटी के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है, जहाँ से भारत का मतलब कि भाई साहब तेल आता है, ठीक है भाई साहब, क्रूड ऑयल आता है उस रास्ते से भारत का बहुत सारा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अब वो बंद होने के कगार पर आ गया है, ठीक है। तो अब भारत को अब कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि भारत को वहाँ से कच्चा तेल नहीं मिल पाएगा उस रूट के थ्रू, ठीक है। तो अब भारत को मतलब कि रशिया से ही ऑयल लेना पड़ेगा, और रशिया का भी बयान आ गया है कि भारत को जितना ऑयल चाहिए ना, 9.5 मिलियन बैरल का तेल ऑफर कर दिया है रशिया ने। भाई रशिया ऐसे संकट के समय पर भारत के लिए संकट मोचन बन के आया भाई, कि मतलब कि भारत को ना अब चाहिए भाई तेल, ठीक है भाई, क्रूड ऑयल तेल चाहिए। अब अगर डिस्काउंटेड रेट पे भी नहीं देता ना, इतना डिस्काउंटेड रेट पे भी नहीं देता ना भाई, अब जितना दे रहा था क्या बोलते हैं रशिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई साहब अब रूट ही बंद होने वाला भाई, जो स्ट्रेटेजिकली इतना तगड़ा रूट है भाई, मतलब कि सिर्फ ऑयल ही नहीं, बहुत सारा सामान भी जाता है यहाँ से, लेकिन ऑयल तो ज़्यादा ही जाता है। 1/5 वर्ल्ड का 1/5 जो ऑयल है ना, जो मतलब कि इसी रूट से जाता है, तो भाई मतलब कितना स्ट्रेटेजिकली ये रूट होगा, सोचने की बात है, ठीक है। तो अब वहाँ से तो रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई ईरान अब बंद कर देगा वो रूट को, भाई साफ बात है, क्योंकि भाई ईरान अब कैसे झेलेगा भाई साहब। ईरान जो
हमले कर रहा है, क्या बोलते हैं, रिटेलिएशन में, मतलब कि ईरान को भी पता नहीं क्या है, मतलब रिटेलिएशन में, मतलब कि क्या बोलते हैं, जीसीसी कंट्रीज़ पे मतलब कि अटैक कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ओमान हो गया, ठीक है, कतर हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी हो गया, ठीक है, और ये बहरीन हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, इन पर अटैक कर रहा है ईरान, ठीक है। इनके एयर बेसिस पर अटैक कर रहा है, जो अमेरिकन एयर बेसिस है ना, जो इन देशों में जिस कंट्रीज़ के, तो उसमें अमेरिकन एयर बेसिस पर अटैक कर रहा है क्या ईरान, ठीक है। तो भाई ईरान ने तो ठान लिया कि भाई साहब अमेरिका को नहीं छोड़ना है, ठीक है भाई साहब। और अमेरिका जो भाई साहब मतलब कि वार पे वार करे जा रहा है, ठीक है। अरे क्या बोलते हैं, ईरान पे, और फिर इजराइल भी है। इजराइल तो भाई साहब उसको तो करना ही है, उसकी तो मजबूरी है भाई, उसको करना ही बहुत ज़रूरी है ईरान को, मतलब ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब कि डिस्ट्रॉय करना, उसको बहुत ज़्यादा मजबूरी है इजराइल की, ठीक है। तो भाई अब इनके चक्कर में भाई साहब अब जो पूरी दुनिया के अंदर जो तंगी होने वाली है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है पूरी दुनिया को, क्योंकि भाई ईरान अब रूट बंद कर देगा, वहाँ से भारत का कच्चा तेल आता था। अब चलो ये तो अच्छी बात है कि भारत के लिए कि भाई रशिया से हम तेल लेते थे, रशिया ने ऑफर भी कर दिया भारत को तेल, ठीक है भाई। अब भारत को कमी नहीं होगी, 9.5 मिलियन का मतलब बैरल का 9.5 मिलियन बैरल का तेल ऑफर कर दिया है रशिया ने, मतलब कि क्योंकि भारत के पास बस 25 दिन का मतलब तेल बचा पड़ा है, 25 दिन का सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल जो बचा पड़ा है ना, जो कच्चा तेल होता है, जिससे प्रोसेस करके और भी ज़्यादा चीज़ें निकाली जाती है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, LPG हो गया, ठीक है भाई साहब। उसका जो वेस्ट होता है ना, उस वेस्ट से भी भाई साहब मतलब ग्रीस वगैरह बनाई जाती है उस तेल से, तो कितना इंपॉर्टेंट वो तेल होता है क्रूड ऑयल, ठीक है भाई साहब भारत के लिए। तो 25 दिन का भारत के पास तेल बचा पड़ा है और भारत को मतलब कि ऑफर कर दिया है रशिया ने, ठीक है भाई साहब। भारत को कमी नहीं होगी, लेकिन भाई पूरी दुनिया में जिनके रिलेशंस नहीं है, जैसे पाकिस्तान हो गया, और भी ज़्यादा देश हैं, ठीक है भाई साहब, जिनके पास तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई साहब अपने देश को चलाने के लिए, तो पाकिस्तान तो भाई साहब कर ही नहीं सकता ना, मतलब पाकिस्तान को तो इतने डिस्काउंटेड रेट पे दे ही नहीं सकता ना भाई। और रशिया, ठीक है भाई, रशिया से कैसे ले पाएगा पाकिस्तान, तो क्योंकि भाई साहब वो तो अमेरिकन कैंप में है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो ले ही नहीं पाएगा। पाकिस्तान अगर रशिया से तेल लेता है तो भाई साहब फिर तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा और अमेरिका सेंसस लगा देगा भाई पाकिस्तान पे। फिर क्या करेगा आसिम मुनीर, जो कि भाई मतलब कि वाइट हाउस में बैठकर डिनर करता था, ठीक है भाई, तो वो कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ मुँह छुपाएंगे, ठीक है भाई। ऊपर से भाई साहब फौज मांग रहा है अमेरिका, ठीक है भाई साहब। अमेरिका कह रहा है कि भाई साहब जल्द से जल्द अमेरिका क्या बोलते हैं, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को कह रहा है भाई अमेरिका की पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजे भाई। पहले तो ट्रंप ने मतलब कि क्या बोलते हैं, ट्रंप ने कहा था कि भाई साहब गाज़ा में फ़ौज भेजेगा पाकिस्तान, फिर उसके बाद बोला कि ईरान क्या बोलते हैं गाज़ा में बोला, ठीक है भाई साहब, ईरान में भी बोला। जैसे पाकिस्तान ने मतलब कि मदद करी थी ना, अफगानिस्तान में घुस गया था पाकिस्तान, तब मदद करी थी, तो भाई अमेरिका ये चाहता है कि भाई साहब अब गाज़ा में भी मदद करे पाकिस्तान। और उसके बाद अब तो ईरान में, अब तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ईरान में ज़रूरत है ना भाई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अब ज़रूरत पड़ गई है। तो पाकिस्तान को मतलब कि इशारे तो कर रहा है अमेरिका की भाई फ़ौज भेजो, नहीं तो बेटा फिर तुम्हें उल्टा लटकाया जाएगा और तुमसे वापस पैसे मांगे जाएंगे जितने भी हमने खर्च करे हैं। तो पाकिस्तान भाई साहब कुछ ना कुछ करके भाई साहब मतलब कूदना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि भाई साहब मजबूरी है ना भाई साहब। जिनसे लोन लेते हैं भाई साहब, उनको नाराज़ कैसे कर सकता है पाकिस्तान, एक बात बताओ, पाकिस्तान कैसे नाराज़ कर सकता है उनको, जिनसे लोन पकड़ते हैं भाई साहब, ठीक है भाई साहब, जिनकी खातिरदारी करते हैं भाई, ये मतलब कि जो इनका मुल्क चलाते हैं भाई साहब। IMF क्या है, IMF के पास किसका सबसे ज़्यादा फंड आता है भाई साहब, अमेरिका ही तो देता है IMF को सबसे ज़्यादा फंड, अमेरिका ही चलाता है IMF को भी भाई। एक तरीके से देखा जाए तो भाई IMF से तो लोन पकड़ते हैं सबसे ज़्यादा ये भाई साहब, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक तो भाई साहब अलग चीज़ है ना, लेकिन भाई सबसे ज़्यादा तो ये IMF से लोन पकड़ते हैं, जो कि अमेरिका के क्या बोलते हैं, अमेरिका को थ्रू चलता है। तो भाई पाकिस्तान के पास तो कोई चारा नहीं है, पाकिस्तान को बेचारे को कूदना पड़ेगा उनको, तो भाई उन्होंने तो भाई पाकिस्तानियों की पॉलिसी मेरे को समझ नहीं आता, कौन सा नशा फूक कर मतलब ये पॉलिसी वगैरह लिखते हैं भाई साहब कि हमें किसके साथ रेस बनाना है, किसके साथ नहीं। अगर ये भाई साहब भारत की तरह ही मतलब कि नॉन अलाइनमेंट वाली नीति पर चलते तो भाई आज के दिन में भारत के पास कोई प्रेशर डाल नहीं सकता। आप देखो कि भाई साहब अमेरिका बोल सकता है कि भाई भारत कूदे हमारी इस जंग में, नहीं बोल सकता। इजराइल कह सकता है कि हमारी जंग में कूदे, नहीं कह सकता क्या, ठीक है। और भाई साहब अगर क्या बोलते हैं रशिया जो है यूक्रेन के साथ में भिड़ा हुआ है, वो रशिया कह सकता है कि हाँ हमारे इस जंग में कोई भारत नहीं कह सकता भाई। क्यों कह सकता है भाई, भारत का कोई मतलब कि कोई वो मतलब कि अलाइनमेंट ही नहीं है किसी के बात में, हम सबके साथ हैं और सबके साथ नहीं भी हैं भाई, हमारा ये वाला सीन है, ठीक है भाई साहब। और पाकिस्तान तो भाई साहब अमेरिका के साथ में तो है ही, गोटे गिड्डे पकड़ रखे उसने, तो भाई साहब हम तुम्हारे लिए हैं, कर लो हमें यूज़, तो भाई वो तो कुछ नहीं कर सकते, उनको तो भाई जाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई भारत में जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है और भारतीयों को इस बात पर गर्व करना चाहिए। साथ साथ जो पाकिस्तान ने मतलब कि सऊदी अरेबिया के साथ में डील करी है ना, जो कि मतलब सऊदी अरेबिया पे हमला जो होगा वो पाकिस्तान पे मान जाएगा, जो पाकिस्तान पे हमला होगा वो सऊदी अरेबिया पे मान जाएगा। तो भाई सऊदी अरेबिया पे तो हमला कर दिया ना ईरान ने, ठीक है भाई साहब, तो भाई मिसाइलें भेज दी वहाँ पे, तो भाई पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या करा,
कुछ करा वहाँ पे? कोई फौज भेजी, कोई एक सैनिक भी भेजा अपना? नहीं भेजा भाई, नहीं भेज सकते भाई साहब। ये मतलब कि कैसे भेजेंगे? जब तक इनको डॉलर ना फेंके जाएंगे तब तक मतलब कोई भी मतलब चीज़ इन्होंने साइन कर रखी हो, मतलब कि किसी भी चीज़ पे साइन कर रखा हो, कोई भी डील कर रखी हो, तो कोई मायने नहीं रखते इनके लिए भाई। इनको डॉलर, अब आज तो तुम डॉलर फेंक दो, 20 बिलियन फेंको। अगर भाई साहब सऊदी अरबिया इन पे 20 बिलियन 30 बिलियन अभी फेंक देता है और कहता है कि इसको लौटाना नहीं है, अपने पास रखो, मौज करो, तो भाई ये तुरंत आएंगे, तुरंत अपनी सारी फौज भेज देंगे। सारी तो नहीं भेजेंगे क्योंकि भाई साहब भारत का भी खतरा है ना, इतना तो नहीं करेंगे कि भाई साहब सारी भेज देंगे, लेकिन भाई आधी फौज ये भेज देंगे, इतना तय है। अपनी आधी फौज ये भेज देंगे और कहेंगे हम भाई साहब सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं सऊदी अरेबिया की, ठीक है भाई साहब, सऊदी अरेबिया की सुरक्षा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब तक इन पर डॉलर नहीं फेंके जाते, ठीक है भाई साहब। और दूसरी तरफ भाई साहब इजराइल जो है ना, इजराइल मतलब कि पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है भाई साहब। वो जो नेतन्याहू का जो मतलब इंटरव्यू है ना, मतलब कुछ दिन पुराना है, लेकिन भाई वो घूम रहा है, अब सोशल मीडिया पर घूम रहा है कि भाई साहब नेतन्याहू ने कहा था कि भाई पहला हमारा टारगेट है ईरान के मतलब परमाणु हथियार छीनेंगे, उसके बाद भाई दूसरा टारगेट है हमारा पाकिस्तान, ठीक है भाई साहब, फिर उनके न्यूक्लियर हथियार छीनेंगे और उसके बाद भाई पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। तो भाई पाकिस्तान में मतलब कि भाई अब डर का माहौल है, सोच रहे हैं भाई कि भाई आप करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान मतलब भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी वैसी हालत में हो गया है कि भाई साहब, क्योंकि भाई इजराइल का तो बहुत ज़्यादा सदमा लग गया पाकिस्तान को, ठीक है। क्योंकि कुछ दिन पहले भाई इजराइल ने मतलब कि वो पाकिस्तान के टीवी चैनल भी हैक कर लिए, तो उसमें उर्दू में लिखा आ रहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो कर रही है ना, वो गलत कर रही है पाकिस्तानी लोगों के लिए, और जो पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना, मतलब कि पाकिस्तान के लोगों के लिए सही नहीं कर रही है, पाकिस्तान की फ़ौज जो तुम्हें बर्बाद कर देगी, ऐसे ऐसे मतलब कि स्लोगन्स, मतलब कि टाइटल वगैरह आ रहे थे उसमें, और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, 2-3 घंटे तक तो वो चलते रहे और पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि वैसा भी हो क्या रहा है हमारे साथ में, ठीक है भाई। तो भाई पाकिस्तानी इतने तो सीरियस लोग हैं भाई, ये सोचने की बात है, ठीक है भाई। ऊपर से भाई साहब इजराइल का इतना खतरा हो गया ना, वैसे इजराइल के लिए सोच रहे कि भाई साहब इजराइल कर, क्योंकि भाई साहब इन्होंने क्या गलती करी भाई, स्टार्टिंग में ना इनका लेना ना कोई देना, ठीक है भाई साहब। इजराइल से अपने पासपोर्ट में लिखा पड़ा है कि इजराइल जो है ना हमारे, मतलब कि इजराइल जो हम जा नहीं सकते, इजराइल कोई भी हमारा देश का कोई भी बंदा इजराइल जा नहीं सकता, पाकिस्तान का एक भी बंदा इजराइल नहीं जा सकता, कहीं भी जा सकते दुनिया में, मतलब इजराइल नहीं जा सकते। यार तुम्हारा लेना क्या, ना लेना ना देना भाई साहब, तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, कुछ तुम्हें सिचुएशन नहीं पता होता कि क्या है फ़लस्तीन और इजराइल की, तुम भाई पहले से अपनी किसी और की जंग को पहले अपने आप पे मुसल्लत कर लेते, मुसल्लत कहते हैं ना पाकिस्तानी, मुसल्लत कर लेते, अपने आप पे ले लेते हैं ये, ठीक है भाई, जंग को। तो भाई अब इजराइल जो अब दर्द देने वाला है ना पाकिस्तान को, वो तो भाई पाकिस्तान झेलेगा ही, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब हर चीज़ में सोचते हैं भाई साहब हम इस्लामिक उम्मा के भाई साहब वो हैं, ब्रदरली इस्लामिक स्टेट जो सारे के सारे हैं, हम उनको लीड करेंगे, सबको सिक्योरिटी देते फिरते हैं भाई। ये खुद ये नहीं सोचते कि खुद की सिक्योरिटी का क्या होगा, ठीक है भाई साहब। वहाँ पे टीटीपी वाले ठोक रहे हैं, भारत 2 थप्पड़ लगा के जाता है इनको, ठीक है भाई साहब। ऊपर से सऊदी अरेबिया की सुरक्षा करने का अलग वो हो गया है। ईरान का भी पता नहीं कि पाकिस्तान पर हमला कर दे ईरान, क्योंकि भाई साहब अगर अमेरिका ने बोला, इशारा किया पाकिस्तान को कि अपनी फौज भेजो, तो भाई ईरान पीछे पड़ जाएगा। अमेरिका और इजराइल तो निकल जाएंगे वहाँ से, फिर बाद में थप्पड़ जो पड़ेंगे ना पाकिस्तानियों को पड़ेंगे, फिर पाकिस्तानी रोएंगे, देखो हमारा क्या हाल हो रहा है, ठीक है भाई साहब। फिर इंडियंस मजे लेंगे इनके, ठीक है भाई। तो भाई अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो अमेरिका के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देखो भाई वहाँ पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स मतलब भिड़ गए हैं आपस में कि भाई कर क्या रहे हो तुम, ठीक है भाई साहब। जो रिपब्लिकन्स है ना, मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है भाई साहब, उसमें पहले उसके इंटरनली मतलब पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई है कि भाई साहब ये कर क्या रहे हैं। ऊपर से भी डेमोक्रेट जो है ना, मतलब कि जो अपोजिशन है वो और प्रेशर डाल रही है कि भाई साहब तुम कर क्या रहे हो, तुम तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन फैला रहे हो, पहले तुमने टैरिफ लगाया, ऊपर से तुम अब इतने अटैक कर रहे हो ईरान पे। ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मस को बंद कर रहा है, वहाँ पे जो कि भाई साहब 1/5 क्या बोलते हैं ऑयल है, जो मतलब कि भाई पूरी दुनिया से मतलब जाता है इस रूट के थ्रू भाई साहब, पूरी दुनिया में जाता है, और उसकी वजह से भाई साहब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन होने वाली है। तो भाई तुम कर क्या रहे हो, ठीक है भाई साहब। ऊपर से वो प्रेशर बना रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकली पड़ी है कि भाई साहब हमने तो क्या प्रेशर बनाएंगे पूरी दुनिया में, हम पे प्रेशर बन रहा है भाई साहब। लेकिन भाई अमेरिका ने तो खुद ले ली ना अपनी, मतलब कि अमेरिका को तो इतना बड़ा थ्रेट था भी नहीं, अभी कुछ भी इतना छोटा मोटा होगा वो ईरान से थोड़ा बहुत होगा, लेकिन भाई साहब इजराइल को थ्रेट था। इजराइल ने तो क्या बोलते हैं, अमेरिका ने तो खुद ही मतलब साथ देने का वादा कर दिया, और उसके बाद भाई कूद पड़ा साथ में जंग में। लेकिन भाई साहब अमेरिका समझ नहीं आया भाई साहब, अमेरिका ने कैसे साथ दे दिया भाई साहब। जो नेतन्याहू ने मतलब कि बीवी नेतन्याहू ने भाई मतलब कि कुछ क्या पढ़ के भूखा है भाई अमेरिका पे कि भाई साहब वो साथ देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भाई साहब इजराइल को तो करना था, इजराइल की मजबूरी थी भाई साहब, उसको तो डायरेक्ट थ्रेट है भाई साहब, डायरेक्टली थ्रेट है इजराइल से, वो ईरान से। क्योंकि भाई साहब ईरान ने तो खुद बोल रखा है भाई हम इजराइल को तबाह कर देंगे, तो भाई इजराइल क्या करेगा भाई, इजराइल के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन भाई साहब अमेरिका तो साथ दे रहा है, बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान भी खुद
इंडियंस को तो तब मजा आएगा ना भाई साहब, अगर पाकिस्तान भी इसमें कूद गया तो पाकिस्तान को जब छिहत्तर पड़ेंगे ना भाई साहब, 76 पड़ेंगे, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर पाकिस्तान कूदा तो सबसे बड़ा ब्लंडर होगा इनकी इतिहास में सबसे बड़ा ब्लंडर होगा अगर पाकिस्तान इस जंग में कूदा। बस इतना ही कहूँगा। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।